Hello everyone, welcome to Biozone Academy. This is my second lecture on the basis of cell cycle and cell division. इसके पहले एक और लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप वो लेक्चर वीडियो देखिए एंड इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रू द एम फेज. एम फेज का और एक नाम क्या है? दैट इज़ द माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज. ऑल्दो वी डिस्कस्ड दैट कि सेल साइकिल एक टिपिकल ह्यूमन सेल में 24 आवर्स का सेल साइकिल चलता है, जिसमें से भी एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज. इंटरफेज जो कि 23 आवर के लिए चलता है और एम फेज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए चलता है. ऑल्दो जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, दैट मीन्स वन पेरेंटल सेल डिवाइडेड टू डॉटर सेल इज फॉर्म्ड जस्ट इन एम फेज. और ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटरफेज जो फेज़ होते हैं, ये इंटरफेज बेसिकली एक फेज़ है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. किसके लिए प्रिपरेशन चलता है? दैट इज़ ताकि वो डिवाइड कर पाए, उसका डिवीजन हो जाए. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एम फेज और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे ढंग से. तो पहले ही जो बात बोला गया है कि दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोला गया है किसको? एम फेज को. क्यों? समझेंगे. इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. इसका मतलब क्या है कि इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सेल. अब क्या होता है कि जितना भी एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उस सभी का क्या होता है? एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है कि सेल का डिवीजन प्रॉपर ढंग से हो पाए. इसीलिए एक ही लाइन में एनसीईआरटी के थ्रू क्या बोला गया है कि एम फेज इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिनोमेना चलते हैं. Since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is the same, it is also called as the equational division. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि एम फेज और माइटोटिक सेल डिवीजन, इसके बाद हम लोग मियोटिक भी पढ़ेंगे, लेकिन माइटोटिक सेल डिवीजन को हम लोग और एक नाम से और एक तरीके से हम लोग इसको जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन. इसका मतलब क्या है? इक्वेशनल मतलब एग्जैक्टली सेम मतलब सपोज एक पेरेंट सेल है, सपोज उसके पास 46 क्रोमोसोम हैं. जब वो डिवाइड करेगा, जब वो 2 डॉटर सेल बनाएगा, यही तरीका रहेगा कि हर एक डॉटर सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहे. समझ में आया? मतलब एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल कैरी फॉरवर्ड होगा. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन. दो द कन्वीनियंस ऑफ माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड into 4 stages, the nuclear division, the karyokinesis. although we know that कि जो सेल डिवीजन और एम फेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक हो गया क्या? कैरियोकाइनेसिस, और एक हो जाता है दैट इज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस वो फेज होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस वो फेज होते हैं जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. अब कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज. पीमैट क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन का और फर्दर स्टेजेस ये हैं, ये स्टार स्टेजेस. अब और एक पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस. सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव मतलब एक वन फेनोमेना होगा, जस्ट उसके बाद नेक्स्ट फेनोमेना होने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला फेनोमेना होने के लिए तैयार हो जाएगा. तो मतलब एक प्रोग्रेसिव ढंग से चलता है, इसीलिए हम लोग सेल डिवीजन को प्रोग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं. और वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस. और वो स्टेजेस कौन है? ये सारे स्टेजेस. मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रोफेज एंड होगा, फिर मेटाफेज स्टार्ट होगा. इस दोनों फेज के बीच कोई क्लियर कट लाइन आपको नहीं दिखने में आएगा कि प्रोफेज ख़त्म हुआ और मेटाफेज का स्टार्ट है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ट्रांजिशनल स्टेज तो आता है, और उससे ही आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे प्रोफेज ख़त्म हुआ और मेटाफेज स्टार्ट हुआ, या मेटाफेज ख़त्म हुआ, एनाफेज स्टार्ट हुआ, एनाफेज ख़त्म हुआ तो टेलोफेज स्टार्ट हुआ. लेकिन कोई हर एक फेज़ के अंदर कोई
एक क्लियर कट लाइन आपको नहीं दिखेगा। इंस्टेड ऑफ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होगा विद इन द सेल, जिसको देख के आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये एक फेज खत्म होने को है और ट्रांजिशनल फेज है और नेक्स्ट फेज अभी स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। अब ये तो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि कैरियोकाइनेसिस और द न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज द 4 स्टेजेस। आई होप ये आपको क्लियर है। पीमेट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज प्रोफेज। इसको समझने से पहले मेरा ये एक ओपिनियन रहेगा कि ये वाला जो सेल साइकिल का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, आप अच्छे से इसको पहले देखिए। क्या बोला गया है कि यहाँ पे G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, ये 3 फेजेस आर इंक्लूडेड विद इन द इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर ये 3 फेजेस हैं। अब इसके बाद आ जाता है एम फेज और डिविजनल फेज, और एम फेज को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक पिज्ज़ा का टुकड़ा जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और छोटा ये पिंक कलर और रेडिश कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का भी फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। अब प्रोफेज कहाँ पे रिलाई कर रहा है, अगर बुक में तो बहुत कुछ भाषण लिखा हुआ है, लेकिन समझने के लिए प्रोफेज रिलाई कर रहा है G2 फेज के जस्ट बाद और इंटरफेज के जस्ट बाद, और मेटाफेज और G2 फेज के बीचों बीच रहता है प्रोफेज, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ये कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है। तो प्रोफेज का लोकेशन आपको आई गेस ये साइकिल के थ्रू समझ में आया होगा कि ये इंटरफेज के जस्ट बाद आता है, G2 फेज के जस्ट बाद आता है, ये रिलाई करता है विद इन द मेटाफेज एंड द G2 फेज। यस, आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ओके, प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये तो अभी हम लोग को पता चला कि कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज आता है ऑफ द माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। अब ये लाइन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यही बात बोला गया है कि एस एंड G2 फेज जो कि इंटरफेज का 2 फेज है, उसके जस्ट बाद ही क्या आ जाता है, प्रोफेज। ये बात बोला गया है। और सेकेंड थिंग ये बोला गया है कि ये कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन द एस एंड G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये बहुत सारे बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में बाकी स्टेजेस के बारे में है। तो क्या क्या दिया गया है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू द मेटाफेज एंड द मेटाफेज। ठीक है, दिख रहा है थ्रू द एनसीईआरटी। अब हम लोग देखेंगे अबाउट द प्रोफेज। एक बात एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो एस फेज था, एस फेज को और एक नाम से हम लोग बोलते थे सिंथेसिस फेज। इस यहाँ पे सिंथेसिस होता है, किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, DNA का। और इसके बारे में मैं अपना इसका प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि DNA अपना कॉपी बनाता है, सिंगल DNA अपना कॉपी बना के एक जेरोक्स कॉपी बना देता है। लेकिन इंटरफेज में क्या होता है कि इंटरफेज में ये जो न्यू DNA बना, ये अपना जो पुराना DNA है उसके साथ इंटरवाइंड कंडीशन में रहता है, पूरा टेंगल्ड फॉर्मेट में रहता है। अब ये जो टेंगल्ड फॉर्मेट है, इससे कुछ काम नहीं होगा सेल डिवीजन का। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको अनटेंगल्ड करो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। जो क्रोमैटिन मॉलिक्यूल है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA मॉलिक्यूल है, उसको पहले सजाओ। यही काम है प्रोफेज का। देखो, जो टेंगल्ड DNA बना था, अब कुछ कुछ वो कोशिश कर रहा है अपने आप को अनटेंगल्ड करने की। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमैटिन है, जो कि एक न्यू फॉर्मेट हुआ है, एक न्यू फॉर्म बना हुआ है फ्रॉम द एस फेज। अब ये इंटरवाइंड तो है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है अपने आप को एक अनटेंगल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की, और उससे क्या है, फार्दर कंडेंस्ड फॉर्मेट में जाने की। देखो यहाँ पे जैसा DNA मॉलिक्यूल दिख रहा है, थ्रेड लाइक पतला पतला स्ट्रक्चर अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में थोड़ा कंडेंस्ड थिक क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नहीं। अब ये इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमाटिड।
क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड। ये दो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये पास पास में है, बहन बहन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर सिंगल क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है जिसके पास दो सिस्टर क्रोमैटिड है। और एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे ये है, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ द, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, जो सेल के पास है, अर्ली प्रोफेज में है। लेकिन लेट प्रोफेज आते आते आप अच्छे से देखो, ये अपने आप को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। क्यों डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि अब चाहिए सेल को स्पेस। क्यों स्पेस चाहिए, क्योंकि अभी सेल अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना टू डॉटर सेल में। तो इसीलिए ये पूरा फिनोमेना, यही है सेल डिवीजन, यही है एम फेज। तो एम फेज को रेगुलेट होने के लिए सफिशिएंट जगह का ज़रूरत है। अब ये जगह तभी जाके मिलेगा अगर न्यूक्लियर एनवेलप डिसरप्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तब जाके जगह मिलेगा। और एक चीज़ होना पड़ेगा, दैट इज़ जितना भी सेल ऑर्गेनेलीज है, जितना भी सेल ऑर्गेनेलीज विद इन अ सेल है, वो सभी सेल ऑर्गेनेली को क्या होना पड़ेगा, उसको आउट होना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस चाहिए, क्रोमोसोम को स्पेस चाहिए, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसीलिए उसको स्पेस चाहिए। तो ये भी प्रोसेस चलता है। अब यही सिर्फ दो चीज़ पहले मैं और एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज़ अर्ली प्रोसेस, जहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल कोशिश कर रहा है कि अनटेंगल्ड फॉर्मेट में आ जाए। लेट प्रोफेज आते आते वो कुछ हद तक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ले लिया है, ठीक हो गया है। और एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है जो कि लेट प्रोफेज का यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो डिसरप्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में देखो, यही बोला गया है कि एस एंड G2 फेजेस द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर इंटरवाइंड, मतलब वो एक दूसरे के साथ ऐसा उलझा हुआ कंडीशन में है। अब ये एस एंड G2 फेज में हुआ है, जब एस फेज में वो सिंथेसाइज हुआ, फिर G2 फेज में भी वो सेम ही कंडीशन में है। अब प्रोफेज में क्या करना पड़ेगा, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब प्रोफेज में एक चीज़ तो ये हुआ कि वो अनटेंगल्ड फॉर्मेट में आया। सेकेंड क्या हुआ कि अब उसका जो क्रोमोसोम है वो थिक होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, क्रोमैटिन था, लेकिन क्रोमैटिन से कोई काम नहीं चलेगा, क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, और क्रोमोसोम थिक होता है तो थिक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया है कि द chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। यही तो बात मैं वही बोल रही थी कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस हुआ, डीएनए सिंथेसिस हुआ, बहुत अच्छा बात है। अब ये जो डीएनए सिंथेसिस हुआ वो डीएनए का फॉर्मेट था क्रोमैटिन फॉर्मेट। अब क्रोमैटिन फॉर्मेट कैसा है, क्रोमैटिन फॉर्मेट है एकदम पतला सा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्रोमैटिन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कुछ काम नहीं चलेगा। क्रोमैटिन नाउ नीड्स टू कंडेंस्ड एंड फॉर्म टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम कैसे बनेगा, थ्रू द कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया है, दैट इज द प्रोफेज में। वो अपने आप को अनटेंगल्ड करना स्टार्ट किया और क्रोमैटिन कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया है। समझ आया। नेक्स्ट, द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पॉल ऑफ द सेल। इसको समझते हैं। सेंट्रोसोम, देखो बेटा जी, यहाँ पे दो बात आपको याद करना पड़ेगा। वन इज द सेंट्रोसोम एंड अनदर वन इज हियर सेंट्रोमियर, मे बी इन द नेक्स्ट पेज, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया था एस फेज में, इंटरफेज में। ठीक है, अब ये क्या किया कि ये एक ही जगह में बना था पहले। अब सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, दो सेंट्रोसोम बना था एस फेज में। अब जितना ही ये प्रोफेज फेज में आया, अब सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम एक इधर और एक इधर, मतलब दो ऑपोजिट पोल में जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों सेंट्रोसोम दोनों पोल में जाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या है देखेंगे।
तो यही बात बोला गया है कि द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? प्रोफेज में। अब वो मूव करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेंट्रोजोम कहाँ पे, कौन सा फेज में डुप्लीकेट किया था? दैट इज एस फेज में। वो ऑपोजिट पोल में मूव करना कब स्टार्ट किया था? दैट इज द प्रोफेज में। क्लियर है दो बात? नेक्स्ट, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। Chromosomal material condensation to form compact mitotic chromosome are now seen to composed of two chromatid attached together at the centromere। यहाँ पे सेंट्रोमियर का बात बोला गया है। देखो ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है। वन इज सेंट्रोजोम, अनदर वन इज द सेंट्रोमियर। ये दोनों नाम। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत सारे बात बोला गया है, उतना देखने का है नहीं। क्या देखना है? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेशन, वही तो बात बोला गया था ना कि एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट किया और क्रोमैटिन बनाया, और एक क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन कैसा है? ये क्रोमैटिन है थिन है, ये बहुत ही पतला है, इससे काम नहीं चलेगा, क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। तो क्रोमैटिन को क्या करना पड़ेगा? क्रोमैटिन को कंडेंस्ड करना पड़ेगा और क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम मोटा होता है, थिक होता है, और क्या रहता है? क्रोमोसोम का एक आइडियल स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का होता है जिसमें ये जो बीचों बीच एक पोर्शन है, जैसे कि एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कहाँ पर रहता है? क्रोमोसोम में रहता है। सेंट्रोमियर क्या करता है? दो क्रोमाटिड, ये एक सपोज ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब ये दो क्या है? क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये दोनों है क्रोमैटिड्स, और ये क्रोमैटिड्स को होल्ड, एक जगह में होल्ड करके कौन रखा है? दैट इज द सेंट्रोमियर। समझ में आया? और सेंट्रोजोम क्या था? जो कि एस फेज में डुप्लीकेट किया था और प्रोफेज फेज में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये भी बात मैंने अभी डिस्कस की। और ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एस्टर्स। इसको अच्छे से समझेंगे थ्रू द डायग्राम। एंड द टू एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स द माइटोटिक एपर्चर्स। ये दोनों लाइन के बारे में हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे विद द डायग्राम। देखो ये दो है सेंट्रोजोम, ये एक सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम डुप्लीकेट किया था एस फेज में, ठीक है, और ये ऑपोजिट पोल में मूव करना कब स्टार्ट किया था? ड्यूरिंग द प्रोफेज। ये अभी दो ऑपोजिट पोल में स्टार्ट किया था मूव करना। अब ये जो फेज है इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। मतलब प्रोफेज खत्म, मेटाफेज के और बढ़ रहा है सेल डिवीजन। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट था कि कोई क्लियर कट लाइन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे प्रोफेज खत्म, यहाँ पे मेटाफेज स्टार्ट, ऐसा कुछ क्लियर कट लाइन नहीं होता, लेकिन ट्रांजिशनल फेज तो आपको मिलेगा। जैसे कि ये ट्रांजिशनल फेज में आप देखो कि ये जो सेंट्रोजोम है अभी भी ऑपोजिट पोल में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि एक दूसरे का ऑपोजिट पोल में जाने की। अब ये सेंट्रोजोम के सराउंडिंग ये कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर है, स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, दिख रहा है ना कि जो रेडिएट कर रहा है। ये सेंट्रोजोम विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सराउंड्स द सेंट्रोजोम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एस्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टर। तो ये है एक एस्टर, ये एक है एस्टर, ठीक है। और एक बात बोला गया था कि ये अब देखो कि ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर रेडिएट होके ये जो सेंट्रोमियर है, ये क्या है? सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर एरिया में वो बाइंड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो बाइंड कर रहा है, ये जो पूरा एक एपर्चर बना है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक एपर्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोटिक एपर्चर। देखो यहाँ पे यही बोला गया था कि ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट द माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम लोग बोलेंगे एस्टर्स। द टू एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर आर कॉल्ड द माइटोटिक एपर्चर्स। इसको हम लोग बोलेंगे माइटोटिक एपर्चर, जहाँ पे क्रोमोसोम को वो क्या कर पाए? ज्वाइन कर पाए। इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोटिक एपर्चर्स, ठीक है, माइटोटिक एपर्चर्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है? सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज when viewed under the microscope do not show the Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear envelope। ये भी पॉइंट था कि at the end of the prophage the cell need what? Space. Cell need what? Space. So as we have to provide, cell need space and we have to provide the space to the cell, तो क्या करना पड़ेगा?
ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको डिसरप्ट करना पड़ेगा, जितना भी ऑर्गेनेली है उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ना तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलेगा, ना तो न्यूक्लियोलस मिलेगा, ना तो न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल को चाहिए एक क्लियर कट स्पेस। और जब ये सारे फीचर आपको दिखेगा, फीचर नंबर 1 क्या था, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। फीचर नंबर 2 क्या था, दैट इज द ऑपोजिट पोल मूवमेंट ऑफ व्हाट, सेंट्रोसोम। और थर्ड क्या है, ना तो आपको न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा, ना तो आपको कोई भी ऑर्गेनेली मिलेगा। ये सारे चीज़ आपको जब अंडर द माइक्रोस्कोप मिलेगा कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये उधर इधर है, तो आपको समझ में आएगा कि लेट प्रोफेज हो गया है और प्रोफेज खत्म है एक सेल के लिए, और ये अभी मूव कर रहा है और ट्रांजिशन शो कर रहा है टुवर्ड्स द मेटाफेज। आई होप आपको प्रोफेज समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोला गया है मेटाफेज। अब मेटाफेज का मेटा मिडिल, एम फॉर मेटा, ए फॉर मिडिल। मेटाफेज का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये कि मेटाफेजिक प्लेट होता है और मेटाफेज में हर एक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लेयर शो करेगा, इक्वेटर में अलाइन करेगा, इक्वेटर में अलाइन करेगा विथ द सेंट्रोसोम एंड द माइक्रोट्यूबुल टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल और सेंट्रोसोम और एस्टर ऑपोजिट पोल में है और क्रोमोसोम आप देख पा रहे हो कि ये इक्वेटर एरिया में है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। हाँ, मेटाफेज द कंप्लीट disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of the mitosis, hence the metaphase। यही तो था कि प्रोफेज में ख़त्म हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप एंड मेटाफेज में कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा। और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है मतलब ये एक क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल मेटाफेज कंडीशन में है। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पहले तो वो स्प्रेड करेगा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जैसे कि ऐसा एक कंडीशन आएगा क्योंकि अभी उसको पूरा जगह मिल चुका है। By this stage, the condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope। और एक बात बोला जाता है कि अब मेटाफेज स्टार्ट हुआ है, मतलब जितना भी क्रोमैटिन स्ट्रक्चर था वो कंडेंस्ड हो चुका है, वो क्रोमोसोम फॉर्मेट कर चुका है, वो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड कब रहेगा? जब वो ट्रांजिशनल फेज में रहेगा। लेकिन जब मेटाफेज कंप्लीट वो अचीव कर लेगा तब क्रोमोसोम अलाइन कर जाएगा इन द इक्वेटोरियल प्लेट। और एक चीज़ है कि अब क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दिस स्टेज एट विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडीड। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल, इक्वेटर रीजन। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम आपको कब मिलेगा? मेटाफेज में मिलेगा। ठीक है, समझ आया? एट दिस स्टेज द मेटाफेजिक क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई होप सिस्टर क्रोमैटिड आपको समझ में आया होगा। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड है और ये जो वाइट कलर का पोर्शन है ये है सेंट्रोमियर, जो 2 क्रोमैटिड को अटैच करके रखा है। अब जो बात बोला गया है कि स्मॉल डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स। नाउ यू हैव टू नो अबाउट द काइनेटोकोर। चलो फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, टाई करके रखा है। अब जो चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि क्या है आपका काइनेटोकोर, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो सेंट्रोमियर है इसका पैरेलल पोजीशन में आपको एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, ये रेड कलर का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटोकोर। आई होप आपको समझ में आया कि काइनेटोकोर कहाँ पे रहता है। दैट इज सराउंडिंग द सेंट्रोमियर एरिया। नेक्स्ट क्या बोला गया है? These structures serve as the site of the attachment of the spindle fiber to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि ये जो काइनेटोकोर एरिया है, यहाँ पे देखो, ये जो काइनेटोकोर एरिया है यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर, अब स्पिंडल फाइबर कहाँ से आएगा? सेंट्रोसोम से आएगा। ये आके अटैच करेगा। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे आके अटैच करता है? काइनेटोकोर में। अब अटैच क्यों करता है? क्योंकि ट्रांजिशनल फेज में क्रोमोसोम बिखरा हुआ था, इधर उधर स्कैटर्ड फॉर्मेट में था विद इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन मेटाफेज का जो यूनिक फीचर है कि वो सारे क्रोमोसोम को अलाइन करेगा इन द इक्वेटोरियल प्लेट।
तो काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर अटैच करता है, फिर पुलिंग इफेक्ट आता है और क्रोमोसोम को वो प्लेस करवाता है और ऑर्गेनाइज्ड करता है इन द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, hence the metaphase is the characterized by all the chromosome coming to lie at the equator। मेटाफेज का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में आएगा और उसको कौन हेल्प करेगा इक्वेटोरियल प्लेट में लाने के लिए, वो स्पिंडल फाइबर, वो एस्टर, वो माइटोटिक एपरेचर, वो हेल्प करेगा। कहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा, दैट इज द काइनेटोकोर एरिया में। with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber। अब क्या बोला गया है कि with one chromatid, you know that ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड रहता है। यस, दो क्रोमेटिड रहता है। हर एक क्रोमेटिड के पास अपना एक काइनेटोकोर है, ठीक है, और जिससे जाके वो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड करता है। समझ आया, टू द ऑपोजिट पोल, और देयर बाई वो ऑपोजिट पोल में फर्दर उसको पुलिंग किया जाएगा। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। व्हेन द क्रोमोसोम्स आर अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, दिस इज नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। द की फीचर्स ऑफ द मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच करता है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। सेकेंड पॉइंट ये था कि क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग विद द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल्स। यही बात बोला गया है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अलाइन करवाता है किसको, क्रोमोसोम को एट द मेटाफेजिक प्लेट। तो ये जो मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम अलाइन किया हुआ है, जब माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा कि प्रॉपर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर विद द मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटोरियल प्लेन, आपको समझ में आ जाएगा कि वो मेटाफेजिक कंडीशन में है। इसके बाद पी मैट, एज यू नो, पी मैट, पी एम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैट, ए टी, ए स्टैंड्स फॉर एनाफेज। एनाफेज पढ़ने से पहले वही रूल कि पहले डायग्राम को देख लेते हैं। अब देखो डायग्राम को, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में था, एनाफेज में क्रोमोसोम अब स्टार्ट करेगा टू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की। अब ये ऑपोजिट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल मूव कर रहा है, इसको अच्छे से समझो। देखो, क्रोमोसोम के पास, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स था, है कि नहीं, दो क्रोमेटिड्स था। ईच ऑफ द क्रोमेटिड हैज़ इट्स ओन काइनेटोकोर, जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच किया था। अब ये है एक काइनेटोकोरिक एरिया जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच किया और उसको पुल कर रहा है, पीछे के साइड में पुल कर रहा है कि नहीं। और क्या देख पा रहे हो कि ये जो काइनेटोकोर एरिया है, सेंट्रोमियर एरिया है, ये पहले आ रहा है टुवर्ड्स द पोल, और जो क्रोमेटिड्स का हैंड है ये बाद में आ रहे हैं, ये उसके पीछे है, सेंट्रोमियर के पीछे है। क्योंकि जब किसी को पुल किया जाएगा, किसी को पुल किया जाएगा, तो जिस डायरेक्शन, जहाँ पे जिस रस्सी से उसको पुल किया जाएगा वो वाला एरिया पहले आएगा एंड उसका हैंड बाद में आएगा। वैसे ही क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर था, उसको पुल किया गया है थ्रू द स्पिंडल फाइबर, इसीलिए सेंट्रोमियर पहले आ रहा है और दो हैंड ऑफ द क्रोमेटिड वो बाद में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। समझ आया। अब इसको समझते हैं थ्रू द NCERT lecture। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite pole। देखो, ऐसा प्लेट आया तो मेटाफेज है, अब स्टार्ट हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव। अब क्या बोला गया है कि डॉटर क्रोमेटिड, जो दो क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड था, ये दूसरा क्रोमेटिड था, अब ये स्प्लिट हो चुका है। यही फर्दर जाके नेक्स्ट सेल के लिए उसका क्रोमोसोम कहलाएगा। ये अब स्प्लिट हो गया है, ये एक डॉटर सेल के पास जाएगा, ये सेट और एक डॉटर सेल के पास जाएगा। यही बात यहाँ पे बोला गया है कि अब उसको पुलिंग किया जाएगा, खींचा जाएगा, स्प्लिट होगा। कहाँ पे, जहाँ पे सेंट्रोमियर था वहाँ पे स्प्लिट होगा। टू डॉटर क्रोमेटिड्स, नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस, बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। अब ये माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेशनल प्लेट, जब इक्वेटोरियल प्लेट, जब क्रोमोसोम मूव कर रहा है फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। वही बात मैं बोल रही थी कि
जैसे कि सेंट्रोमियर एरिया के सराउंडिंग में काइनेटोकोर था, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच किया था और उसको पुल कर रहा था। अब जिस जगह से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है उसको पहले पुल करेगा, इसीलिए सेंट्रोमियर जो एरिया है वो पहले डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द पोल, वेरस hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind क्यों बोला गया है, क्योंकि यही बात तो मैं यहाँ पे भी बोल रही थी कि सेंट्रोमियर पहले पुल होगा और उसका जो हैंड्स है, क्रोमेटिड्स हैंड है, ये ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे पीछे आ रहा है। सो एनाफेज का दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुका है, क्रोमेटिड सेपरेटेड, टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुका है, क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल, अब वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप दैट लीड्स टू एनाफेज एंड दे आर बाय मूविंग टू द लास्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल दैट इज द टेलोफेज। ये डिविजनल का सेल लास्ट फेज है। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में फिर से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है। क्या बोला गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, ये एकदम फाइनल स्टेज है, दैट इज टेलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच टू देयर रेस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस्ड। अब क्या था, ये तो कंडेंस्ड फॉर्म था, क्रोमोसोम फॉर्म एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है, जब ये ऑपोजिट पोल में पहुंच चुका है ये फिर से टेंगल्ड हो जाएगा, मतलब डीकंडेंस्ड हो जाएगा, फिर से उसको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो उसका था वो उसको खो देगा और क्या होगा, डीकंडेंस्ड हो जाएगा, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, जो क्रोमोसोम फॉर्मेट था वो नहीं रहेगा, वो फिर से वो टेंगल्ड फॉर्मेट में आ जाएगा एंड द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, कोई भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट each of the two poles and this stage shows the following characteristic, the chromosome cluster and the opposites to the spindle fold, their identity lost and the discrete the elements। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आना स्टार्ट करेगा अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ईच पोल। और क्या है, देखो न्यूक्लियर एनवेलप ये येलो कलर का फिर से आना स्टार्ट हो गया है और क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर था वो अपना स्ट्रक्चर खो देगा, ठीक है, डीकंडेंस्ड हो जाएगा फिर से, यही है टेलोफेज और लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। बट एज यू नो कि साइटोकाइनेसिस भी होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या था, कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन कहाँ पे आके एंड होता है कि क्रोमाटिड मटेरियल सेपरेटेड हो गया है, टू ऑपोजिट पोल में चला गया है। अब न्यूक्लियस का सिर्फ डिवीजन वो इससे काम नहीं चलेगा, साइटोप्लाज्म का भी क्या होना पड़ेगा, डिवीजन होना पड़ेगा, देयर बाय जाके ना दो डॉटर सेल बनेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। देखो ये पेरेंट सेल था, ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाया, तो ये है उसका न्यूक्लियस, ये है उसका न्यूक्लियस, ये है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन उसको साइटोप्लाज्म भी तो सेपरेट करना पड़ेगा, सिर्फ न्यूक्लियस सेपरेशन से तो काम नहीं चलेगा। तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा, जो सेपरेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei karyokinesis, but cell itself divided into two daughter cell। तो अब तो डॉटर सेल बनाना पड़ेगा, और डॉटर सेल कैसे बनेगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, साइटोकाइनेसिस होगा, दो डॉटर सेल बनेगा, तब भी जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होगा इन एन एनिमल सेल। अब आपको देखना पड़ेगा दो चीज़ें, देखो एक होता है एनिमल सेल, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल बेटा जी। अब एनिमल सेल जो है वो बहुत ही इलास्टिक नेचर का होता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। वेरस अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, और सेल वॉल क्या है, बहुत ही रिजिड होता है, इलास्टिसिटी उसके पास होता ही नहीं। तो जब एनिमल सेल का पहले हम लोग साइटोकाइनेसिस समझ लेते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है कि सपोज ये एक सेल है जिसके पास दो ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी उसका न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो चुका है, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए वो अपना जो पोर्शन है फाड़ो जनरेट करता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही फाड़ो स्ट्रक्चर क्या करेगा, फर्दर जाके पिंच हो जाएगा, यहाँ से पिंच हो जाएगा और दो सेल बना देगा विद द न्यूक्लियर मटेरियल। तो क्या होता है कि इन एनिमल सेल दिस साइटोकाइनेसिस अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फाड़ो ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को ही क्या करता है, ऐसे करके उसका फाड़ो बना देता है, जिससे वो क्या होता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है।
ठीक है, समझ में आया। द फारो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म इनटू टू। दो सेल बना दिया फारो ने, 2 सेल बना दिया। अब क्या हो गया कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल के पास बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी होता है। तो प्लांट सेल में सपोज ये टेलोफेजिक कंडीशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गया है ऑपोजिट पोल में। अब क्या होगा, यहाँ पे होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। देखो एक चीज़ याद करो, जब मैं यही बताई थी कि जब प्रोफेज का एंड होता है, जितना भी ऑर्गेनेलीज है सब अपने आप को डिग्रेड करता है, क्योंकि सेल को चाहिए जगह, क्रोमोसोम को चाहिए जगह डिवाइड करने के लिए। तो सेल प्लेट जनरेट होता है इन बिटवीन 2 ऑपोजिट पोल डायरेक्शन। ये जो सेल प्लेट है ये कहाँ से बनता है, वो जो डिग्रेडेड पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनेली है वहाँ से ही जनरेट होता है, समझ आया, वहाँ से ही जनरेट होता है। तो ये जो सेल प्लेट बनता है थ्रू द सेल प्लेट फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट सेल, वो डिवाइड करता है। इसको देखते हैं। प्लांट सेल्स हाउएवर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वाल रहता है उसके पास, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल्स द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये आफ्टर द टेलोफेज 2 न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस का प्रोडक्ट 2 पोल में चला गया है। अब इसमें अंदर ही अंदर क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। कुछ टाइम जाते वक्त ये क्या होगा, सेल प्लेट और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड होके इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद ये फुल्ली कंप्लीटली अलग हो जाएगा। तो ये हो गया, मतलब यही बताया गया है यहाँ पे कि इन प्लांट सेल द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल में वो स्टार्ट हुआ था एंड ग्रोज टुवर्ड्स द आउटसाइड। देखो ग्रो किया कहाँ पे, आउटसाइड की तरफ ग्रो करते करते ये अपने आप को पूरा ब्लॉक कर दिया एंड मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल, एंड द एग्जिस्टिंग जो लैटरल वॉल है वहाँ पे जाके मीट किया। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकॉर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम लोग बोलेंगे सेल प्लेट। सेल प्लेट, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना, कहाँ पे बना, 2 कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोडक्ट बना उसके बीचों बीच सेल प्लेट बना। अब ये सेल प्लेट बनता किससे है, अच्छा उससे पहले ये देख लेते हैं। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लेवला बिटवीन द वॉल। यही सेल प्लेट फार्दर जाके मिडिल लेवला बना देता है। इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, लेकिन मिडिल लेवला कहाँ से बनता है, सेल प्लेट से ही। At the time of the cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the daughter cell. अब के डिस्ट्रप्टेड बिटवीन द डॉटर सेल। क्या होता है कि जब प्रोफेज आता है तब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे क्या होता है, डिस्ट्रप्टेड हो जाता है, और यही डिस्ट्रप्टेड पोर्शन फर्दर जाके सेल प्लेट बनाता है। In some organisms, the karyokinesis is not followed by the cytokinesis. As a result, which multinuclear condition arises, formation of syncytium, liquid endosperm in the coconut. ये क्या बोला गया है यहाँ पे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो बात यही बोला गया है कि कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो वो सेल डिवीजन का 2 डॉटर सेल और डॉटर सेल नहीं बनाएगा। कुछ सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है, न्यूक्लियस तो बहुत सारे डिवाइड किया, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म अभी भी डिवाइड नहीं किया है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सिनसिटियम कंडीशन। ये कहाँ पे दिखता है, ये इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। और भी एग्जाम्पल इसका है, लेकिन एनसीईआरटी में इसी का ही एग्जाम्पल दिया है कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट में आपको सिनसिटियम कंडीशन मिलेगा, जहाँ पे क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्यों इतनी देर तक हम लोग पेशेंट्स के साथ माइटोसिस को समझे, उसका कुछ कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब पेरेंट सेल के पास जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, डॉटर सेल जो बनेगा आफ्टर द डिवीजन उसके पास एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। और एक बात बोला गया है, रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल, मतलब डिप्लॉयड सेल जिसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। बट हाउएवर सम लोअर प्लांट्स, सम सोशल इंसेक्ट्स, हैप्लॉयड सेल्स कैन ऑल्सो बी डू द माइटोसिस। देखो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है, आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट। इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर जिसको नहीं पता, इसका एक शॉर्ट आपको शॉर्ट्स के रूप में मिलेगा यूट्यूब चैनल में, वहाँ से आपको इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट टू प्रोड्यूस ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। इसीलिए ना इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। डिप्लॉयड डॉटर सेल बनेगा जिसके पास सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। पेरेंट डिप्लॉयड है तो बच्चा भी डिप्लॉयड है। ठीक है, समझ आया। द ग्रोथ ऑफ मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द माइटोसिस। माइटोसिस के साथ ही क्या होता है, ग्रोथ होता है
ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग अ रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब क्यों हुआ था, क्योंकि सेल डिवीजन क्यों स्टार्ट हुआ था, ये मेरा जो पहला लेक्चर है वहाँ पे मैं बताई थी कि एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो में एक अनऑर्गेनाइजेशन दिखा गया था। साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ गया था, न्यूक्लियस का कंटेंट कम घट गया था। तो अब तो ऐसा एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सेल तो नहीं रह पाएगा, तो सेल को चाहिए एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो सही रहे, तो इसीलिए सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ था। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड द रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को फिर से ठीक करना था, इसीलिए सेल डिवीजन स्टार्ट किया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। सेल रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक एग्जांपल, कहीं भी हमें खरोच आ जाए, वहाँ का सेल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो झड़ जाता है, तो फिर से सेल वहाँ पे भरपाई होता है थ्रू द माइटोसिस। कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब अपर लेयर ऑफ द सेल, लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स बीइंग कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय द माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम, ये सेल प्लांट सेल में होता है, एंड द रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये सभी जगह में जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा वहीं पे आपको माइटोसिस ही दिखेगा। और एल्स ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सो हियर इट इज़ द माइटोसिस, जिसके बारे में एक डिटेल लेक्चर किया और थ्रू द NCERT। आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।